बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है। यूनिट 2 है 9th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 10 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज है। यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में हमने सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। ठीक है, तो देख लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 2 की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वो क्या पूछ रहा है? उसमें वो कह रहा है हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब वो दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुई, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि इनके 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने बताने हैं। अभी मैं आप लोगों को जस्ट नोट टाइप बनाऊंगा। ठीक है, आपको जो है ना वो जिस तरह आपने एग्जाम के अंदर लिखना है वो आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को किस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन करवाया होगा वो लेक्चर रेफरेंस दे दूंगा। अगर आप लोगों ने डिटेल में ये करना होगा तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर में क्या लिखेंगे? ये देखिए, मेरा जो लेक्चर नंबर 1 था इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 2 का, उसके अंदर मैंने जो कैथोड रेज और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका सारा जो है वो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कैथोड रेज थी, ये देखिए मैंने वहाँ पे एक डायग्राम जो है वो बनाई थी। ठीक है, ये वाली डायग्राम। इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, एनोड लगे हुए हैं, कैथोड लगे हुए हैं, वैक्यूम पंप लगा हुआ है। ठीक है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, वो लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से जो है वो प्रोड्यूस होकर टुवर्ड्स एनोड जा रही है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना लेक्चर नंबर 1 जो है मेरा यूनिट 2 का, उसके अंदर मैंने गाइड किया हुआ है। तो आपने इसके अंदर ये जो है वो सबसे पहले डायग्राम बनानी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये वाली डायग्राम आपने बनानी है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसमें आप लिखेंगे इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब विद लो प्रेशर। 1895 में विलियम क्रूक्स था। ठीक है, सर विलियम क्रूक्स, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। उसने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो आपको अभी पिक्चर में जो है वो नज़र आ रही है। इसका उसने प्रेशर बहुत ही कम रखा था इसके अंदर, और इसके अंदर जो गैस थी, ठीक है, उसके अंदर से उसने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है। ठीक है, अभी हुआ क्या था, आप क्या देखें। ही टुक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। उसने क्या किया, ग्लास ट्यूब ली, उसके दोनों साइड पे जो है वो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड के ऊपर जो है वो नेगेटिव और एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी। फिर उन दोनों एनोड इलेक्ट्रोड्स को उसने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। प्रेशर इनसाइड द ट्यूब केप्ट 10⁻⁻⁴ ATM। जो प्रेशर ट्यूब के अंदर था वो बहुत कम रखा गया, 10⁻⁻⁴ ATM जो है वो एटमॉस्फेरिक जो है वो रखा गया इसके अंदर। इसके बाद व्हेन हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू द ट्यूब, जब उसने करंट को जो है वो पास करवाया, जब बैटरी को टर्न ऑन किया, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। तो उसने नोटिस किया कि कैथोड से जो है वो कुछ रेज निकल रही हैं, जो शाइनी रेज थी वो निकल रही हैं। ठीक है, और वो रेज क्या कर रही हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड्स एनोड, और वो रेज जो है वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। और वो जो रेज थी जो ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड एनोड, उसको उसने कैथोड रेज का नाम दिया, क्योंकि वो कैथोड जो है वो हमारा वहाँ से जनरेट हो रही थी, इसलिए उसने उनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम बनानी है, ये आपने एक्सप्लेनेशन इसके अंदर लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें है 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपने। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड लिस्टेड बिलो। उसमें नंबर 1, दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये रेज जो होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और जो कैथोड सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर करती हैं 90। ये देखे ना, ये हमारी जो है वो कैथोड सरफेस है, इसका ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड में आप लिखेंगे दीज रेज क्रिएट अ शार्प शेडो इफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर वे। अगर इनके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाए जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजरती, तो ये क्या करती हैं, शार्प शेडो जो है वो क्रिएट करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे ट्रेवल्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव प्लेट है मतलब एनोड जो है उसकी तरफ ये ट्रैवल करती हैं। चौथे में आप लिखेंगे दे रेज टेम्परेचर ऑन द बॉडी, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये गिरेंगी, जिसके ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। पाँचवें में नंबर पे आप लिखेंगे लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब के सरफेस के साथ हिट करती हैं, जहाँ पे भी हिट करेंगी वहाँ पे क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो है आपने इसके अंदर लिखनी है, और इस तरीके से आपने इसका जो है वो आंसर देना है। डायग्राम बनानी है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर इसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। इसको अगर आप मजीद ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो लेक्चर नंबर 1 है, आप वहाँ पे जाके इसको ब्रीफली जो है वो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, वहाँ जाके देख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। मतलब ये कैसे प्रूव्ड हुआ, कैसे साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, ये एक जनरल सा उसने क्वेश्चन डाला है आपके, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो आपने इसको जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली आंसर देना। आप कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, और द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ यूनिवर्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, इसका क्या मतलब होता है, जो सबसे छोटे होते हैं ना, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि उनको मजीद छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स सबसे पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सबसे जो मेन होते हैं। इसके अलावा ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, मजीद इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसमें ये होता है कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, और उसके अलावा वो स्टेबल होते हैं नेचर के अंदर। मतलब वो ना तो वो क्या कहते हैं डिके होते हैं, ना ही वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं नेचर के अंदर, और इसके अलावा उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। या आप अदर वर्ड्स में लिखेंगे कि दे आर मेड ऑफ एनीथिंग एल्स, दे आर नॉट मेड ऑफ एनीथिंग एल्स, मतलब किसी और चीज़ से वो नहीं बनते, वो इटसेल्फ खुद ही होते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला जो मैंने पैराग्राफ लेके इंट्रोडक्शन, ये आप लिखेंगे ताकि उसको मालूम पड़ेगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन आपको आती है। फिर आप लिखेंगे, ठीक है, फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू हैव अ डेफिनेट फिक्स्ड चार्ज टू मास रेशो इन अर्ली एक्सपेरिमेंट। जो इसका चार्ज टू मास रेशो होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो क्या रहती है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स थे, पहले एक्सपेरिमेंट्स थे, उनमें ये बात जो है वो प्रूव हो गई थी। उसके बाद इसकी जो इंट्रिंसिक स्पिन थी वो 1/2 बाद में जो है वो फाउंड हुई थी। इसके बाद आप इसके अंदर लिखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हम लिखेंगे नो डिके ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ऑब्जर्व, मतलब अभी तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कोई भी डिके जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक है, अगर वो डिके हों इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब क्या है कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन पूरे नहीं करते। ठीक है, लेकिन इनका कोई डिके नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये प्रूव कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तीसरी इसमें जो चीज़ आप लिखेंगे वो नो इंटरनल स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। नो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे द हाईएस्ट एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रिवील नो इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी तक इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अभी तक जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक है, अभी तक रिवील नहीं किया गया, अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ा। तो ये 3 पॉइंट्स जो आप इसके अंदर लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है, उनकी कंडीशंस क्या हैं। फिर आप 3 कंडीशन जेवर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे इसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्रूव करेंगे कि जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसके साथ जाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें वो क्या पूछ रहा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड एक्सप्लेन हाउ कैनार रेज वर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है, अगर आप लोगों ने ब्रीफली जाना है तो वो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो मेरा लेक्चर नंबर 2 है यूनिट 2 का, जो मेरा सेकंड लेक्चर था इस यूनिट का, उसके अंदर मैंने जो कैनार रेज हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी जो डायग्राम है उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं सिर्फ नोट्स जो है वो आंसर देने के लिए, क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप लोगों को सिर्फ नोट बना के दूंगा। ठीक है, ये देखें, ये डायग्राम मैंने वहाँ पे आप लोगों को जो एक्सप्लेन की थी कि डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो है वो कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी होती हैं जिनको कैनार रेज का नाम दिया गया था। उसके लिए एक परफोरेटेड कैथोड हमने यूज़ किया था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कि उसके अंदर होल होते हैं, कुछ रेज उस होल में से गुजर कर जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराई थी, और जहाँ पे वो टकराई थी वहाँ पे ग्लो हुई थी, उनको हमने कैनार रेज का नाम दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे इन 1886 Goldstein performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube having perforated cathode। इसने 1886 में गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सेम था जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट देखा था कैथोड रेज वाला। ठीक है, सिर्फ इसने क्या किया, जो कैथोड था उसको परफोरेटेड किया। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर होल वाला जो है वो कैथोड जो है उसने यूज़ किया था। सेम इसने वही जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर गैसेज थी, और उसका जो है उसके अंदर से उसने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे, ही टुक अ ग्लास ट्यूब fitted with 2 metallic electrodes with a battery. When high voltage current passed through the tube, he observed that in addition to cathode rays, there are other rays also present in the discharge tube, and these rays travel opposite to cathode rays. He used perforated cathode and found that the rays pass through the holes of the cathode and produce a glow on the wall of discharge tube. He called these rays कैनार rays। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को डायग्राम बनानी आती है तो आप एक्सप्लेनेशन भी इजीली लिख सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने जो परफोरेटेड कैथोड यूज़ किए
तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ और रेज भी हैं जो अपोजिट टू कैथोड रेज के, कैथोड रेज ये वाले हैं ना रेड वाले, इस डायरेक्शन मूव करते हैं। ये जो उसके किनार रेज हैं, पॉजिटिव वाली रेज हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कैथोड की, और ये इस परफोरेटेड कैथोड से निकलकर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी सरफेस के साथ टकराती थी और वहाँ पे जाके वो ग्लो करती थी, ठीक है। और उसने इन रेज को किनार रेज का नाम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, किनार रेज को जो है वो डिस्कवर किया। अब वो क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट उसने आपसे पूछे थे, एक उसने डायग्राम पूछी थी और दूसरे उसने जो है वो एक्सप्लेनेशन पूछी थी कि कैसे प्रोड्यूस हुई। तो डायग्राम में आपने ये बनानी है और डायग्राम को आपने लेबल भी करना है। उसने वर्ड यूज़ किया लेबल डायग्राम, तो आपने ये सारा लिखना है। वैक्यूम पंप है, बैटरी है, एनोड है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, किनार रेज हैं, कैथोड हैं, ये आपने बताने हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव जो भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, आपने बताने हैं ये वाले, सही है। उसके बाद आपने जो है वो इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो ये सारी इस तरीके से आपने जो है वो लिख देनी, जो मैंने अभी लिखी है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। मतलब रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में ही लोकेटेड होता है। तो देखें इसके आंसर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लेक्चर नंबर 4 जो है वो इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल वाला बताया हुआ है, उसके अंदर ब्रीफली मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनानी सिखाई थी ये वाली, ठीक है। तो इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि ये कैसे इसको डायग्राम को आपने बनाना है और इस डायग्राम के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो आपने जो ये जो है ना डायग्राम अगर आप लोगों को नहीं बनानी आती तो आप वहाँ जाके लाजमी इसको लेक्चर नंबर 4 मेरा यूनिट 2 का वहाँ जाके देखें। तो देखिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इस डायग्राम के बारे में। सबसे पहले तो आपने बनानी है डायग्राम, उसको करना है लेबल, फिर आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट इन एन एटम। तो 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स किया था। क्यों किया था, वो जानना चाहता था कि एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो कैसे मिलकर रहते हैं, ठीक है। ये उसने फाइंड करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ही पुट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उसने क्या किया, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन रिलीज करते हैं लाइक रेडियम या पोलोनियम, उसने उनको एक लेड शील्ड ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है ये लेड का उसने बनाया ताकि इसके अंदर उसने वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रखे ताकि इनकी रेडिएशन जो है वो इधर उधर ना जा सके, ठीक है। और यहाँ पे उसने एक छोटा सा होल बनाया जहाँ से रेडिएशन जो है वो निकल के सामने की तरफ ट्रैवल करती थी। ही यूज्ड गोल्ड फाइल विथ थिकनेस ऑफ 0.0004 सेंटीमीटर। उसने क्या किया, बहुत ही छोटी, ये जो उसने ना ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गोल्ड फाइल, ये उसने यूज़ की और ये उसने जो है वो उसने प्लेट यूज़ की, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की और इसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। ये मैंने लिखा हुआ है फोटोग्राफिक प्लेट विद जिंक सल्फाइड कोटिंग, ये वाली। और ये उसने क्या किया, उसने जो है वो गोल्ड फाइल जो है वो बहुत छोटी थिकनेस की उसने जो है रखी। अब वो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं रेडियो एक्टिव जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसने ऐसा किया। अब ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। उसने क्या रिजल्ट निकाला कि मेजोरिटी जो थे वन डिफ्लेक्टेड और वो सीधे निकल गए, ये वाले, ठीक है, मेजोरिटी। फ्यू इधर और बिल्कुल एक जो है ना आउट ऑफ 1 मिलियन वो पीछे की तरफ आया, मोर देन 90 एंगल आया। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शोड स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड ओनली 1 in a million अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री। सिर्फ एक ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री जो है वो पीछे की तरफ आया, ठीक है। तो अब देखिए उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है या रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लिखनी है। Results of Rutherford gold foil experiments are as follow. Number 1 में since most of the particles passed undeflected, therefore most volume of the, मतलब मेजोरिटी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बगैर कोई भी जो है वो डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि जो एटम का मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है, खाली है। इसके बाद सेकंड जो उसने एक्सपेरिमेंट निकाला, अल्फा पार्टिकल जो मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, तो जो पीछे की तरफ वापस आया था, ठीक है, ये वाला जो था, ये वाला, इसका मतलब है कि इसका जो एटम का सेंटर है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से वो आया ना, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव से टकराएंगे तो वापस आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंटर के अंदर कोई चीज़ थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज को, ठीक है, उस चीज़ को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस ऑफ एटम का नाम दिया, ठीक है। उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस ऑफ एटम का नाम दिया। थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे कंप्लीट रिबॉन्स ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, मतलब जो फुल रिबॉन्स हुआ, ठीक है, बिल्कुल थोड़े से हुए, उसका क्या उसने रिजल्ट निकाला कि वो जो न्यूक्लियस है बहुत हार्ड है और बहुत डेंस है, इसलिए वो रिबॉन्स हुए हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे सिंस ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत छोटा है क्योंकि
थोड़े से जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट किए थे उन्होंने, मोर देन 90। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस को लोकेट किया था सेंटर के अंदर, कि वो सेंटर के अंदर है। अगर वो सेंटर के अंदर ना होते, ठीक है, तो फिर वो जो है ना डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होती। तो उसने ये अपने 4 पॉइंट जो है इसके अंदर आपने लिखनी है, जहाँ से आप उसको बताएंगे कि उसने कैसे जो है वो डिस्कवर किया। बस आप ये 4 पॉइंट लिखने, ये डायग्राम बनानी है, ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और ये उसके जो है एक्सपेरिमेंट्स आपने जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका उसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मूवमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट एंगुलर मूवमेंट ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब वो कह रहा है कि जो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट ये भी था कि जो एंगुलर मूवमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, वो क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है। तो एक्सप्लेन करें इसका क्या मतलब होता है, और एंगुलर मूवमेंट कैलकुलेट करनी है थर्ड ऑर्बिट की, ठीक है। तो आप आंसर लिखें। तो मैं देखें आप लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड द एनर्जी विल बी क्वांटाइज। मतलब जो रेडियस है ऑर्बिट का वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, और इसके साथ साथ जो एनर्जी होगी उस ऑर्बिट के अंदर वो भी फिक्स रहेगी। ये उसके कहने का मतलब है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट का क्या मतलब है कि रेडियस और जो एनर्जी होगी उस ऑर्बिट की वो क्या रहेगी, क्वांटाइज रहेगी, मतलब रिमेन सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है इसको मैंने मेरा लेक्चर नंबर 5 जो है इसी यूनिट का, उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, आप लोग वहाँ जाके देख लें इसके बाकी पोस्टुलेट्स के बारे में भी, ठीक है। तो देखें अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑर्बिट्स जो है फिक्स्ड एंगुलर मूवमेंट जो होता है उसके अंदर ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखें ये न्यूक्लियस है, ये जो है वो हमारा क्या होता है, ऑर्बिट होता है, एनर्जी लेवल होता है, जिसके अंदर उसने क्या करना होता है, मूव करना होता है इलेक्ट्रॉन ने। अभी दो तरह की मूवमेंट हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, एक तो ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इसके अलावा जो होती है ना ये मूवमेंट, ठीक है, एक तो वो सर्कल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, दूसरा वो ऐसे वेव्स की सूरत में मूव कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कार वो सर्कल में ही नहीं लेकिन ऐसे ऐसे, मतलब एक सर्कल के इर्द गिर्द, एक इसमें एंगुलर, ये वाली, ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना, ये जो ऊपर नीचे वेव्स की फॉर्म में, इसको लोग एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको बोहर के अकॉर्डिंगली एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं इसको। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस न्यूक्लियस से उसका जो रेडियस है, ऑर्बिट है उसका जो, ठीक है, वहाँ से उसको बोलते हैं रेडियस आर, ठीक है, और ये फिक्स रहता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट का क्या मतलब, मोमेंटम का मतलब है ये रेडियस फिक्स रहता है, और इसके अलावा ये जो एनर्जी होगी इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेट करनी है अभी हमने थर्ड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम। तो जो सरकमफ्रेंस होता है किसी भी ऑर्बिट का, मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी मेरा लेक्चर नंबर 5 में, इसलिए मैं जल्दी करवाऊंगा यहाँ पे, वो इक्वल्स टू होता है 2πr। अब सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट जो है वो इज इक्वल टू मेरे पास आएगा नंबर ऑफ वेव्स एंड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच वेव। अब जो फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट का वो होता है 2πr। इस पूरा जो डिस्टेंस है ना इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो होता है 2πr। इसको अगर हमने दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना हो मैंने, तो ये एक वेव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक वेव की कितनी लेंथ है और ये कितनी वेव्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो उस तरीके से भी आ सकता है मेरे पास। तो देखिए जो मेरे पास NH है, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2πr, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों सर्कमफ्रेंस हैं। NH मतलब ये वाला जो है NH जो मैंने वेव्स के हिसाब से निकाला, ये मैंने सर्कमफ्रेंस के हिसाब से निकाला, ये मैंने वेव्स और वेव्स की लेंथ के हिसाब से निकाला, ये दोनों सेम है। यहाँ से देखिए मेरे पास जो है वो इसको इक्वेशन नंबर में 1 का नाम दे देता हूँ। अभी देखें जो लैम्डा मेरे पास वो इज इक्वल टू क्या होता है H/mv। इसको क्या बोलते हैं, इसको अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो है वो वेवलेंथ बोलते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, या इसको डी ब्रोली भी बोलते हैं, आई डोंट नो जो भी बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है। अभी इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगानी है। यहाँ पे H जो है वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और mv जो है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, ये ऑलरेडी हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। तो देखें इसकी वैल्यू जो मैं लगा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा n ब्रैकेट के अंदर H/mv इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो देखिए मेरे पास mvr जो है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NH डिवाइडेड बाई 2π। ये मेरे पास क्या आ गई एंगुलर मूवमेंट जो एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी जो इक्वेशन आ गई, mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो n है वो ऑर्बिट नंबर है, पाई तो हमारे पास फिक्स रहता है, H हमारे पास जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमको मालूम है। अभी हमने वैल्यू निकालनी है n इज इक्वल टू 3 की। तो देखें यहाँ पे लिख लेता हूँ mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो H हमारे पास जो है वो क्या होता है, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। n जो है वो उसने ऑलरेडी बताया हमको 3,
पाई जो हमको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, वैल्यूज लगा देते हैं तो एम वी आर हमारे पास जो है वो आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन में तो आ जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो एम वी आर मेरे पास आ गई कितनी आई 3.16 इंटू 10⁻34 जॉल पर सेकेंड, और ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट का वो कितना आया 3.16 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड, आपने इस तरीके से जो निकालना है। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कह रहा है हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एटम मस्ट एग्जिस्ट। मतलब बोहर ने कैसे प्रूव किया कि एटम जो है वो मस्ट एग्जिस्ट, उसको लाजमी रहना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका वजूद रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे आंसर में हम लिखेंगे, ये देखें मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बोहर का जो है वो कंप्लीट एटॉमिक मॉडल पढ़ाया हुआ है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जो आंसर यहाँ पे लिख के दूंगा। आप लिखेंगे कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। In 1913, Niels Bohr presented another model of atom. He used the quantum theory of Max Planck as foundation for his model. According to his model, revolving electrons in an atom does not absorb or emit energy continuously. The energy of revolving electron is quantized as it involves only in fixed orbit of fixed energy. He called these orbits energy level. ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की। अब बेसिकली उसने उसका जो एटॉमिक मॉडल है ना वो इटसेल्फ प्रूव कर रहा है कि एटम जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी उनकी फिक्स रहती है, किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी लेवल जो होते हैं वो फिक्स एनर्जी रखते हैं, ना एनर्जी जो है वो कम करते हैं ना एनर्जी ज़्यादा करते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उनके अंदर आना है तो उतनी एनर्जी गेन करके आनी पड़ेगी या उतनी एनर्जी जो है वो लूज़ करके आनी पड़ेगी। हर एनर्जी लेवल जो है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी उसकी फिक्स रहती है, उसको इसलिए क्वांटाइज्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उसको बोहर ने एक्सप्लेन किया बाद में। 1913 में उसने अपना मॉडल पेश किया। उसने जो है वो मैक्स प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी वो उसने अपना फाउंडेशन बना के यूज़ किया। ठीक है, और उसमें उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एटम के, वो एनर्जी ना अब्जॉर्ब करते हैं ना ही एमिट करते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, बल्कि उनकी एनर्जी जो होती है क्वांटाइज होती है, फिक्स रहती है अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रहें तो। उसने उन ऑर्बिट्स का नाम एनर्जी लेवल्स दिया। देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन पास्टुलेट ऑफ एटॉमिक मॉडल, उसमें नंबर 1 था ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज रिमेन फिक्स। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, अगर वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो ना एनर्जी एमिट करेंगे ना अब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी वो एमिट या अब्जॉर्ब कब करेंगे, जब वो जंप करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। ये मैंने ब्रीफली लेक्चर नंबर 5 के अंदर बताया हुआ है कि कब एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं, कब एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। तो देखें, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज करेंगे, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। अब चेंज इन एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, वो प्लैंक्स इक्वेशन की जो है वो यूज़ करके कैलकुलेट की जा सकती है। वो क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। अब देखें, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इट वाज प्रूव्ड दैट टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज क्वांटाइज्ड। अब टोटल एनर्जी ऑफ एटम की जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो एटम मस्ट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए अनलेस कि अंटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, तो फिर और बात है। अगर उसके ऊपर कोई इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो क्योंकि उसकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, तो इसलिए क्या है एटम जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो फना कब होती है, डिके कब होती है, जब उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, तो वो क्या करना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट रहना चाहिए। तो आपने ये पहले थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना है कि बोहर ने कौन सा मॉडल दिया, किस बेस के ऊपर मॉडल दिया, फिर आपने उसका पास्टुलेट ये वाला जो है ना क्वांटाइजेशन वाला एनर्जी दैट इज क्वांटाइज, ये आपने बेस बनाना है। यहाँ से आपने उसको बताना है कि एनर्जी जो है वो एक ही ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी ना इमिट करेगा ना अब्जॉर्ब करेगा। वो कब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। फिर आप उसको बताएंगे कि वो चेंज इन एनर्जी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप एट द एंड रिजल्ट बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू उसके गिवन पास्टुलेट जो है वो एनर्जी क्योंकि क्वांटाइज रहती है, सेम रहती है, इसलिए जो है एटम जो है वो उसको मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इस तरीके से आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एटम। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, डिफाइन करें, फिर आप बताएं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। मैंने इसको भी ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया, अभी मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए मेरा लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, आप कर लिए वो जाके विजिट करें।
इसमें हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स अराउंड एन एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होती है ना, वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाए हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इसमें नंबर 1 आप लिखेंगे। सबसे पहले देखें जो एनर्जी लेवल होते हैं उनको हम नाम देते हैं के का मतलब होगा n इज इक्वल टू 1, एल को बोलते हैं n इज इक्वल टू 2, के उसका नाम है और n उसका ऑर्बिट नंबर है, ठीक है, उसका नंबर है KLM और सो ऑन जो है, ठीक है। एनर्जी जो है वो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होंगे उनकी एनर्जी लेस होगी, जो दूर होंगे उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और देखें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर आ सकते हैं उसका फार्मूला है 2n⁻²। n इसमें क्या है एनर्जी लेवल, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें आप कितने आएंगे 2 × 1⁻², तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बताना है रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि सबसे पहले हमने एनर्जी लेवल देखना है कि वो किस एनर्जी लेवल के अंदर एलिमेंट जो है वो फॉल कर रहा है, उसके मैक्सिमम कितने एनर्जी लेवल बनेंगे। सेकंड में हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स के अंदर एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड इंटू 4 सब शेल्स कॉल्ड S, P, D एंड F सब शेल। हर एनर्जी लेवल जो है उसको मजीद 4 सब शेल में डिवाइड किया जाता है जिसको S, P, D एंड F सब शेल जो है वो बोलते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट्स में आप लिखेंगे सब शेल S जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। आपने ये लिखना है इसके अंदर, ठीक हो गया। पहले तो आपने एनर्जी लेवल निकाल लिए कि कितने एनर्जी लेवल बनेंगे, फिर आपने जो है वो एनर्जी लेवल को आगे मजीद डिवाइड करना है, सब डिवाइड करना है S, P, D, F में। और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, P में मैक्सिमम 6 देने हैं, D में मैक्सिमम 10 देने हैं और F में मैक्सिमम 14 देने हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आप लिखेंगे हर एनर्जी लेवल के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने S को फिल करना है, उसके बाद आपने P को फिल करना है, उसके बाद आपने D को और एंड द एंड आपने F को फिल करना है। मतलब कि अगर उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दोनों के दोनों S को दे देनी है, अगर 3 होंगे तो पहले आपने 2 S को देनी है और बाकी जो एक बच जाएगा वो P को देना है। तो इस तरीके से आपने जो है वो चलते जाना है आगे। इसके बाद देखें तो 5वें नंबर पे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी रिटन एज n डॉट सबशेल, ऊपर पावर में क्या लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n का मतलब होता है कि एनर्जी लेवल, किस एनर्जी लेवल की जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे हैं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, जिस भी लेवल की बना रहे होंगे तो वहाँ पे आ जाएगा जो भी उसका नंबर होगा n। फिर सब शेल आप S को दे रहे हैं, P को दे रहे हैं, D को दे रहे हैं, F को दे रहे हैं, वो आ जाएगा S, P, F, D जो भी। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, वो नंबर जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तीसरे शेल के अंदर एनर्जी लेवल के अंदर आप S को दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 3S और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप लिखेंगे 3S⁻1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल 3P⁻2 जो है इसका क्या मतलब है कि ये सब शेल P है, थर्ड एनर्जी लेवल है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो P के अंदर है, ठीक है। तीसरा एनर्जी लेवल है, इसके अंदर P को आप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कह रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है P को दे रहे हैं। इस तरीके से आपने जो है वो इसके जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे फिर उसके आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो कह रहा है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस, डू दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए बोल रहा है सोडियम आयन की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। उसके अलावा वो कह रहा है कि क्या इनके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए आंसर लिखेंगे, आंसर के अंदर इधर मैं लिख लेता हूँ, ऊपर थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। ये देखें सोडियम आ गया Na, अभी Na मैंने लिखा है, उसने सोडियम आयन पूछा है, तो इसमें सोडियम जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम के अंदर होते हैं। तो अभी देखें इनकी जो है वो बना लेते हैं, इसका ऑर्बिट बना लेते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऑर्बिट बन जाएगा, इसको बोलते हैं K, दूसरा ऑर्बिट बन जाएगा, इसको बोलते हैं L, तीसरा ऑर्बिट बन जाएगा, इसको बोलते हैं M। पहले ऑर्बिट में देखें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने हो गए 10, पीछे बच गया 1, तो वो आएगा थर्ड ऑर्बिट के अंदर, थर्ड लेवल एनर्जी लेवल के अंदर। सही हो गया। ये है सोडियम, लेकिन उसने हमसे सोडियम नहीं पूछा, उसने हमसे सोडियम आयन पूछे। तो जो सोडियम आयन है जिसके ऊपर N+1 है उसमें कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। देखिए मैं इसको आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। मसलन अभी ये जो है सोडियम, इसके अंदर प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन सेम है 11-11।
प्लस का मतलब हो गया कि इसके अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉन की कम होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, तो क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए ऊपर जो है वो नेगेटिव आता है। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके में से कितना इलेक्ट्रॉन गए, एक ही, +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है ये निकल जाएगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये लेवल भी निकल जाएगा, एनर्जी लेवल भी, तो पीछे रह जाएगा एल, के और एल जो है वो एनर्जी लेवल रह जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो देखिए, इसको सोडियम आयन बन गया ये वाला भी, ये अभी जो मैंने बनाया ये क्या है, सोडियम आयन बन गया अभी। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह गए। क्लियर। तो सोडियम आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गए, और के एल उसके बाद 2 जो है वो एनर्जी लेवल बच गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम बना लेते हैं। मैग्नीशियम में देखें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जो पहला ऑर्बिट है, ठीक है, उसको के, दूसरा जो ऑर्बिट है उसको एल, और जो तीसरा ऑर्बिट है उसको एम का नाम देते हैं, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, कितने हो गए 10, पीछे रह गया 2, तो एम में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैग्नीशियम जो है, देखिए मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसने निकाल दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो एम जो एनर्जी लेवल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके पास रह जाएगा के और एल जो है वो एनर्जी लेवल 2। अब ये बन गया मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम आयन बन गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रह गए। तीसरा आ जाए हमारे पास तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में देखें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पहला ऑर्बिट इसको के, दूसरा ऑर्बिट इसको एल, तीसरा ऑर्बिट इसको एम बोलते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10, पीछे रह गया 3, ये 3 एम में आ गए। अब देखें तो हमने बनाना है एल्यूमिनियम आयन। तो देखें एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एम जो है इसके पास एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के और एल। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम आयन। तो अब ये एल्यूमिनियम आयन बन गया, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी मैंने जो है वो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन्स बना लिए। अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले सोडियम आयन देखें, इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो दोनों के दोनों एस को जाएंगे, तो बन जाएगा हमारे पास 1s2। दूसरे ऑर्बिट में देखें तो 8 है, 8 में से पहले 2 तो जाएंगे एस को, तो बन जाएगा 2s2, ठीक है। और जो है पी, पीछे पी के पास 6 आने हैं तो 6 ही बचते हैं इसके पास, तो बन जाएगा 2p6। बस इसकी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप लोगों को नहीं बनानी आती तो आप वहाँ जाके इसको पहले सीखें, फिर यहाँ पे आए, फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अब मैग्नीशियम की तरफ आ जाए तो इसके भी पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में चले जाएंगे तो 1s2, दूसरे में 8 हैं तो पहले 2 जो है वो एस में 2s2, और बाकी 6 जो है वो पी में चले जाएंगे, 2p6 हो जाएगा। इसकी भी यही है। नीचे आ जाए तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, उसकी बना लेते हैं 1s2, 2s2 और 2p6, इसका भी सेम ही है, 2p6 आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। अब दूसरा पार्ट उसका था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में क्या वो सेम है। तीनों का देखें तो हमारे पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं। तो अब लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और एल्यूमिनियम आयन्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost शेल, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके outermost शेल में हैं। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें वो क्या पूछ रहा है, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। मेडिसिन और रेडियोथेरेपी के अंदर जो आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन है वो बतानी है इसने। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देखिए मैंने जो आइसोटॉप्स है उसको लेक्चर नंबर 7 के अंदर पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आइसोटॉप्स की सारी एप्लीकेशन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई। अभी जस्ट मैं नोट बनाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा। तो अब लिखेंगे सम ऑफ द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1, रेडियोथेरेपी जो है उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो है वो आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहले देखें जो स्किन कैंसर होता है उसके लिए फास्फोरस 32 वाला जो है आइसोटॉप्स वो यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्ट्रोंटियम 90 है वो यूज़ होता है। क्योंकि ये जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन जो है वो रिलीज़ करते हैं, क्योंकि स्किन जो होती है वो बॉडी की आउटर सरफेस होती है, तो हमको जो है वो लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ही चाहिए होती है। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो अदर कैंसर होता है जो बॉडी के अंदर होता है उसके लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो रेडिएशन होती है गैमा रेडिएशन होती है और बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती हैं ये वाली, क्योंकि बॉडी के अंदर अब कैंसर है तो हमको स्ट्रॉन्गली जो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग जो रेज होती है ना वो चाहिए होती है। तो स्किन के लिए जो है फास्फोरस और स्ट्रोंटियम, और विद इन अ बॉडी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएं तो ट्रेसर्स जो हैं वो मेडिसिन और डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं।
इसमें सबसे पहले देखें जो आइसोटोप्स ट्यूमर है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें देखें जो आयोडीन 131 होता है ना, ये जो गाइटर होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो गले के अंदर कैंसर होता है, उसको डायग्नोज करने के लिए जो है आयोडीन 131 जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने बस ये जो है 2 पॉइंट्स रेडियोथेरेपी और ट्रेसर्स के अंदर जो है आपने इसके लिखने हैं। तो इसमें तो इसके बाद आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें व्हाट इज़ एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद एन एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं आइसोटोप क्या होता है, डिफाइन करें। उसके बाद जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो बताएं विद एग्जांपल। तो देखिए इसमें जो आंसर में हम क्या लिखेंगे, मैंने इसके ऊपर जो है वो लेक्चर नंबर 7 जो है मेरा आइसोटोप्स वाला, ठीक है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी बताए हुए हैं, आइसोटोप डिफाइन भी करना बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट्स के एटम, डिफरेंट एटम्स, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन मास नंबर जो उनका डिफरेंट होता है। अब फ़र्क कहाँ पे आता है, देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो तो सेम रहते हैं, फ़र्क आता है हमारा जो है वो न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है वो फ़र्क आता है। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं। तो चेंज क्या चीज़ होती है, सिर्फ प्रोटॉन चेंज होते हैं। देखें तो जो हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितनी है, वो 3 है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 3। इसमें से नंबर 1 जो है हमारे पास प्रोटियम है, इसको H11 बोलते हैं। नंबर 2 में हमारे पास जो है वो ड्यूट्रियम है, इसको 21 बोलते हैं, या इसको D से भी लिखते हैं। तीसरे में हमारे पास जो है वो ट्राइटियम है, इसको 31 लिखते हैं, या इसको T भी लिखते होते हैं। ठीक है, ये 3 है। तो देखें इनको बना लेते हैं बारी बारी। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, इसमें P1 है और N0 है। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मैस है, ठीक है, सॉरी जो मैस नंबर है वो कितना है, 1 है। एटॉमिक नंबर भी 1 है और मैस नंबर भी जो है वो 1 है। इसका मैस जो एटॉमिक मैस जो है वो 1 है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑर्बिट बनेगा, इसके अंदर एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूट्रियम के अंदर देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 आ गया अभी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मैस है वो कितना है, 2 है, तो इसलिए इसमें 1। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है वो थ्रू आउट सेम रहते हैं सब एटम्स के अंदर, सिर्फ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अब इसमें देखें इसका भी जो पहला है हमारे पास बनेगा, इसके अंदर एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा। तीसरा आ जाए ट्राइटियम बना लेते हैं। इसमें जो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, इसका भी एक ही ऑर्बिट है और इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तीनों में देखें तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास न्यूट्रॉन के अंदर चेंज आ रहा है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होगी। ठीक है, तो चेंज कहाँ पे आता है, आइसोटोप्स के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन के अंदर चेंज आता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहते हैं। यही जो है वो आइसोटोप की डेफिनेशन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है ये वाला, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये जो मैस नंबर होता है, जो न्यूक्लियस का एडिशन होता है ना, इसको मैस नंबर बोलते हैं। तो ये देखें सब में डिफरेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इसमें एक और चीज़ मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है, हैवी वाटर क्या होता है। जो हैवी वाटर होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 एटम होते हैं, मतलब ड्यूट्रियम होते हैं इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन 1। तो ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसके अंदर ये हो, डी हो, ड्यूट्रियम हो इंस्टेड ऑफ प्रोटियम, उसको बोलते हैं हैवी वाटर। और जो इसमें हिंट में आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो यूनिवर्स है उसके अंदर सिर्फ 0.0015% जो है वो H2 है, मतलब हैवी वाटर्स हैं। बाकी जो हमारे पास नॉर्मल है वो 99.99% हमारे पास प्रोटियम वाटर ही है। तो ओनली फ्यू हमारे पास हैं, बस फ्यू वाटर हमारे पास जो है वो क्या है, ड्यूट्रियम है। या अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा है कि हैवी वाटर कैसे बनाया जा सकता है, तो आपने लिखना है कि जब हाइड्रोजन 1 को, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है, वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन 1 है, अगर उसको कन्वर्ट करके हाइड्रोजन 2 बना दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हैवी वाटर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो लिखना है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।